हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है एनपीए। ठीक है, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग, ए का मतलब होता है असेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट मैनेजमेंट। हमारे इस टॉपिक का नाम है नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब एनपीए मैनेजमेंट। एनपीए मैनेजमेंट मतलब जब बैंक का दिया हुआ लोन उसको टाइम पर वापस ना मिले या फिर उसका पेमेंट 90 दिन तक ना हो। एक टाइम ड्यूरेशन होता है 90 दिन। 90 दिन के अंदर बैंक का दिया हुआ लोन उसे वापस नहीं मिलता, उसका पेमेंट नहीं होता है, तो वो लोन एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम एनपीए मैनेजमेंट के एनपीए क्या होता है, एनपीए कितने प्रकार का होता है और एनपीए की रिकवरी किस टर्म में होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट इन बैंकिंग हम देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंक में कि बैंक में क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट सिंपल से मैंने आपको मीनिंग तो बता ही दी कि जब बैंक का लोन दिए हुए टाइम से वापस नहीं मिलता या 90 दिन तक रिटर्न नहीं मिलता तो वो लोन क्या हो जाता है, एनपीए बन जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादनीय संपत्ति। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनपीए। एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट। When a borrower stops paying other the interest or the principal amount of a loan for a specific period, that loan becomes a non-performing asset। मैंने आपको बताया जब कोई उधार लेने वाला व्यक्ति मतलब जिसने बैंक से लोन लिया है, वह व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, बोरोवर कहते हैं, मतलब उधारकर्ता। ब्याज मूलधन की किस्तें एक निश्चित समय तक नहीं चुकाता, मतलब उसने क्या किया है, उसने बैंक से लोन लिया है। लोन अगर उसने बैंक से लिया तो क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट रेट रहेगा, उसका इंटरेस्ट रेट, उसने मूलधन कितना लिया है, उस पर उसका ब्याज कितना बना है, वो उसका क्या होता है, मूलधन होता है और उसका ब्याज होता है। तो मूलधन और ब्याज की किस्तें एक समय तक नहीं चुकाता, एक निश्चित टाइम होता है उसके लिए अपने लोन को चुकाने के लिए। उस समय में एक निश्चित समय वो अपना लोन नहीं चुकाता है तो वो क्या बन जाता है, लोन गैर निष्पादनीय संपत्ति मतलब एनपीए कहलाता है। देखिए, जब कोई ऋण मतलब जब कोई लोन बैंक के लिए आय उत्पन्न बंद कर देता है, मतलब जिस कस्टमर को आपने लोन दिया है वो लोन रीपे नहीं करेगा, मतलब वहाँ पर बैंक का क्या होगा, लॉस होगा, बैंक की इनकम नहीं आएगी। बैंक आय उत्पन्न करना बंद कर दे तो वह एनपीए बन जाता है, मतलब जो लोन अपनी इनकम बैंक को इनकम देना बंद कर दे वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। सिंपल सा मीनिंग है एनपीए मतलब वह लोन जो एक निश्चित समय तक नहीं चुका पाता वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, अच्छे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से क्या 2 लाख का लोन लिया है। ठीक है, हर महीने क्या कर रहा है, 5,000 किस्त देनी थी, लेकिन उसने 3 महीने मतलब 90 दिन, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 90 दिन, 90 दिन तक कोई भुगतान नहीं किया। ठीक है, उसने लोन लिया बैंक से और क्या किया, 90 दिन तक कोई भी ईएमआई पे नहीं की, कोई भी उसका लोन नहीं दिया, कोई भी किस्त उसने नहीं भरी। ठीक है, उस बैंक क्या करेगी, उस खाते को जिस कस्टमर ने लोन लिया है उसके खाते को क्या करेगी, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट मान लेगी, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए घोषित कर देगी। उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 90 दिन। ठीक है, ये होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, देखिए नॉन परफॉर्मिंग जो असेट होता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जब 1993 में, ठीक है, 1993 में उसकी टाइम ड्यूरेशन थी 4 क्वार्टर्स मतलब 1 ईयर। ठीक है, 4 तिमाही जो होता है 3 महीने का, 3 का 3, 3 6 12, ठीक है, 9 12, मतलब इसमें क्या 3 महीने का रहता है, 3 महीने मिला के 1 साल। ठीक है,
1994 में उसको कर दिया कितना, 3 क्वार्टर्स मतलब 9 मंथ। फिर 1995 में उसको 2 क्वार्टर्स मतलब 6 मंथ का कर दिया। और 2004 में जो करंट रूल चल रहा है अभी हमारे इंडिया के लिए, उसमें उसको 19 डेज की समयावधि दे दी गई है। अगर जो भी कस्टमर्स 90 दिन तक अपना लोन नहीं चुका पाता है, उसके अकाउंट को क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA घोषित कर दिया जाता है। इफ़ अ बोरोअर डज नॉट पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर मोर देन 19 डेज दे लोन बिकम्स NPA। जब कोई ग्राहक 90 दिन से ज़्यादा समय तक ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक उस खाते को क्या करती है, NPA घोषित कर देती है। ठीक है, यही होता है क्या, NPA। ठीक है, अब हम देखते हैं कि NPA का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको क्या बताया कि NPA क्या है, एक नॉन परफॉर्मिंग असेट है। जब बैंक किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को, कस्टमर्स को लोन पे देती है और वो व्यक्ति 90 दिन के अंदर 90 दिन तक कोई किस्त नहीं भरता, कोई बैंक को बिल्कुल रीपे नहीं करता, बैंक की इनकम बंद हो जाती है, तो उसका जो अकाउंट है, उसका जो लोन है, वो क्या कर देता है, NPA घोषित कर देता है। वही क्या कहलाता है, NPA कहलाता है। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ NPA का वर्गीकरण। ठीक है, जब किसी उधार लेने वाला, बोरोअर मीन्स उधार लेने वाला, जिसने बैंक से क्या किया है, लोन लिया है, उसका अकाउंट NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट कब बना, जब उसने उस लोन का रीपे नहीं किया, उसने बैंक को EMI उसे किस्त नहीं भरी, तो क्या बन गया, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया। तो बैंक उसे उसकी स्थिति मतलब कंडीशन के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटता है। ठीक है, अब उसको किसने 4 श्रेणियों में बांट दिया गया NPA को। अब हम देखते हैं कि NPA की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट मीन्स लोन विच आर स्टिल परफॉर्मिंग वेल एंड हैव नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, दिस आर नॉट NPAs बट अ कैरी नॉर्मल रिस्क। ऐसे ऋण जिनका ब्याज और मूलधन समय पर चुका दिया जा रहा है, इनमें डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है और बैंकों के लिए नॉर्मल रिस्क वाले लोन होते हैं। मतलब जिसने कुछ दिन तक लोन पे नहीं किया, परंतु उसने कुछ दिन बाद उस लोन को रीपे करना क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, वो समय समय पर उसका मूलधन चुका रहा है, उसका जो ब्याज है वो चुका रहा है, तो क्या हुआ, ये डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो क्या है, बैंक के लिए एक नॉर्मल रिस्क है। ये क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड असेट कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कोई बोरोअर ने हर महीने समय पर EMI भी दे रहा है, तो इसका लोन क्या होगा, स्टैंडर्ड असेट होगा। हमने क्या NPA को 4 कंडीशन में मतलब 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है स्टैंडर्ड असेट, जो कस्टमर अपना लोन टाइम पर पे कर रहा है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड असेट कहलाता है। अब देखते हैं सेकेंड कैटेगरी। ठीक है, सेकंड है सब स्टैंडर्ड असेट। ठीक है, सब स्टैंडर्ड असेट को हिंदी में बोलते हैं अवमानक संपत्ति। असेट विच रिमेन NPA फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। ऐसे लोन जो 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो चुके हैं, मतलब उसने जो लोन लिया है कस्टमर ने, उस क्या हो गया, 90 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया, 90 दिन तक क्या हो गया, ड्यू हो गया उसका, और उसने 90 दिन से ज़्यादा तक उसको रीपे नहीं किया, मतलब वो क्या हो गया, ओवरड्यू हो गया। लेकिन 12 महीने से कम तक उसने क्या किया, 9 महीने से टाइम ड्यूरेशन रहती है, 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के बीच का उसका NPA है, उसका लोन है, तो क्या होगा, वो सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगा। अगर किसी बोरोअर मतलब उधारकर्ता ने 6 महीने से कोई भुगतान नहीं किया, तो वह सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगा। 6 मंथ इसलिए लिया गया है क्योंकि 90 दिन मतलब 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने, और क्या दिया यहाँ पर, 12 महीने। ठीक है, 3 महीने और 12 महीने के बीच का मतलब 6 महीने मान लो, 6 महीनों में उसने कोई भुगतान नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगा। थर्ड है डाउटफुल असेट।
असेट विच रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर अ मोर देन 12 मंथ रिकवरी फ्रॉम सच अ लोन्स इज डाउटफुल। जो लोन 12 महीने से ज़्यादा समय तक एनपीए बने रहते हैं उन्हें डाउटफुल असेट कहा जाता है। इनमें पैसा आना संदिग्ध या असर्टेन होता है। ठीक है, मतलब लोन कितना था, 90 दिन तक उसने किस्त पे नहीं किया उसकी, उसके बाद जो 6 मंथ से रहता है, 6 मंथ तक उसने पे नहीं किया, मतलब कितने हो गए 6 मंथ 180 दिन हो गए, उसके बाद पे किया तो सब स्टैंडर्ड असेट था। और यहाँ पर क्या 12 मंथ से ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक उसकी ड्यूरेशन कितनी थी 90 दिन थी, 6 मंथ बाद पे किया तो क्या था एक सब स्टैंडर्ड असेट था। और डाउटफुल असेट कब बन जाता है, जब उसने उस कस्टमर ने 12 महीने तक या 12 महीने से आगे तक लोन पे नहीं किया है, उसको बिल्कुल रीपे नहीं किया, सारी किस्तें उसकी एक भी किस्त उसने पे नहीं किया, तो क्या बन जाएगा वो एक डाउटफुल असेट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई लोन 1 साल से ज़्यादा समय से अनपेड है तो वो क्या होगा डाउटफुल असेट है। उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी थी 90 दिन थी, 90 दिन के बाद अगर उसने 6 महीने तक उसको रीपे नहीं किया, मतलब वो क्या है एक सब स्टैंडर्ड असेट है। और उसने 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है उसने बिल्कुल भी किस्त पे नहीं करता, तो क्या बन जाता है एक डाउटफुल असेट बन जाता है। ठीक है, फिर लास्ट है, लास्ट कैटेगरी है इसकी लॉस असेट। लॉस असेट मीन्स लोन विच आर आइडेंटिफाई बाय द बैंक ऑडिटर such uncorporation and or little for a no value such asset are considered a total loss। ऐसे लोन जिनमें पैसा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं होती और बैंक या ऑडिटर खुद उन्हें लॉस असेट घोषित कर देते हैं। ठीक है, जब उनकी रिकवरी चलती है लोन की तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो लोन अगर 90 दिन के अंदर पे कर रहा है या 90 दिन के बाद पे करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो क्या था कि वो लोन के मिलने की उम्मीद होती है, पर उसने 12 महीने से ज़्यादा हो जाए तो क्या बन जाता है वो एक लॉस असेट बन जाता है। उसकी उम्मीद ही नहीं होती कि वो लोन अब पे होगा या उसकी किस्तें आएगी, तो वही कहलाता है क्या लॉस असेट। अगर बोरोवर बैंक करप्ट हो गया हो या भाग गया हो तो लोन क्या होगा लॉस बन जाता है, लॉस असेट बन जाता है, क्योंकि उसकी किस्तें 12 महीने से ज़्यादा हो गया या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, वो लोन बिल्कुल भी रीपे नहीं हो रहा है, उसकी किस्तें बिल्कुल भी भरी नहीं जा रही है, तो उससे बैंक क्या करता है एक लॉस असेट के रूप में जारी कर देता है। ठीक है, तो ये थी 4 कैटेगरीज एनपीए की। हम देखेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीए। एनपीए में वसूली का विनियोजन। वसूली का निवियोजन मतलब कि जो भी कस्टमर को बैंक ने लोन दिया है और लोन नॉन परफॉर्मिंग असेट बन चुका है, उसकी किस्तें बिल्कुल भी पे नहीं हुई है, वो जो लोन है अनपे है, तो उसे रिकवरी करने के लिए कौन सा क्रम दिया जाता है वो हम देखेंगे। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। Appropriation of recovery in NPAs means the method by which a bank decide how the recovered amount for a borrower will be adjusted money, interest, penalty and principal as per a fixed priority orders। एनपीए में रिकवरी का विनियोजन वह प्रक्रिया है। ठीक है, एनपीए में रिकवरी विनियोजन है, मतलब जो भी एनपीए रिकवरी करेगा, जो बैंक रिकवरी करेगा अपने कस्टमर से, उसको किस क्रम में रिकवरी किया जाता है, किस क्रम में उसको जमाया जाता है वो देखेंगे। जिसमें बैंक यह तय करता है कि उधारकर्ता से मिली रकम, मतलब जो भी रकम वो कस्टमर से क्या करेगा रिकवर करेगा, क्योंकि उसने लोन पे नहीं किया है तो उसको क्या लगेगा रात साथ में जो उसने मूलधन लिया है वो भी देना पड़ेगा, उसके बाद उसने उस पर जो ब्याज बना है वो, ठीक है, उसकी पेनाल्टी, उसको सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी पे करनी पड़ेगी। तो उनका एक क्रम बनाया जाता है। सबसे पहले वो क्या होगा, सबसे पहले ब्याज, उसने जितना लोन लिया था उस पर कितना ब्याज बना है, फिर उसकी पेनाल्टी, उस पर कितनी पेनाल्टी बनी है उसके लोन न चुकाने पर, उसके बाद अंत में मूलधन जितना उसने ब्याज लिया था। ठीक है, ये क्रम में क्या करते हैं उस कस्टमर से लोन की रिकवरी करते हैं। फर्स्ट क्या ब्याज, पेनाल्टी, फिर अंत में मूलधन।
ठीक है। स्टेप ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीएस। अब हम स्टेप्स देखते हैं विनियोजन की, उस लोन को रिकवर करने की जो विनियोजन क्रम है उसको देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आइडेंटिफाई टू टोटल ड्यूज, कुल बकाया राशि की पहचान करना कि उस कस्टमर ने बैंक से जितना लोन लिया था तो उसने कितना लोन लिया था, ठीक है, उसका लोन कितना था, मतलब कुल मुद्दा उसका जो मूलधन होता है वो कितना है, उसके बाद उस पर ब्याज कितना बना है और उसकी पेनाल्टी कितनी लगेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। बैंक फर्स्ट चेक्स द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और पेनाल्टी, अदर चार्जेस। बैंक सबसे पहले यह देखता है कि ग्राहक पर कुल कितना बकाया है, उसका मूलधन, उसका ब्याज, पेनाल्टी और अन्य शुल्क, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, राम के लोन बकाया कितने, उसमें मूलधन कितना है 1,00,000 रुपये, उसका ब्याज बना 20,000, पेनाल्टी 5,000, तो कुल कितना हो गया 1,25,000 उस पर लोन है। तो सबसे पहले उस कस्टमर का जितना लोन है उसका इंटरेस्ट कितना बना, उसकी पेनाल्टी कितनी बनी, उसका मूलधन कितना था, ये सारी चीज़ों की पहचान की जाएगी। क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसी भी कस्टमर से लोन रिकवर करने की। ठीक है। सेकंड स्टेप है चेक रेगुलेटर बैंक पॉलिसी ऑर्डर्स, नियामक बैंक नीति आदेश की जांच करें। बैंक चेक आरबीआई रूल्स और इंटरनल पॉलिसी ऑन द ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट फर्स्ट और प्रिंसिपल फर्स्ट। बैंक आरबीआई के नियम या अपनी नीति के अनुसार यह तय करता है कि मतलब बैंक उस लोन को रिकवर करने के लिए जो क्रम बताया गया है, जो क्रम बनाया गया है, उसके हिसाब से आरबीआई के जो नियम्स होते हैं उसको चेक करता है और यह तय करता है कि रकम किस क्रम में समायोजित की जाएगी। तो क्या है, सबसे पहले ब्याज, फिर पेनाल्टी, फिर प्रिंसिपल, मतलब उस लोन पे उसका जितना भी जो ब्याज बना है, जो इंटरेस्ट बना है, उसको सबसे पहले उसको रिकवर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसने लोन लिया है 5 लाख का, अगर वो सबसे पहले उसकी किस्त 20,000 की भरता है तो सबसे पहले उस 20,000 को किस्त में लिया जाएगा, उसके ब्याज में लिया जाएगा, उसके बाद फिर उसकी पेनाल्टी और फिर क्या, मूलधन, ठीक है। ये क्रम में ये आरबीआई का क्रम होता है, इसके अनुसार उस व्यक्ति से या उस कस्टमर से लोन रिकवर किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप है एडजस्ट रिकवरी अमाउंट एज पर प्रायोरिटीज ऑर्डर, प्राथमिकता क्रम के अनुसार वसूली राशि समायोजित करें। वॉट एवर अमाउंट इज रिकवर्ड इट इज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज, जनरली फर्स्ट टॉवर्ड इंटरेस्ट, पेनाल्टी, देन प्रिंसिपल। ग्राहक से जो भी राशि मिलती है, मतलब उस लोन को जब उस लोन को ग्राहक पे करता है, कुछ रीपे करता है, कुछ किस्तें उसकी भरता है, सबसे पहले क्या होगा, उस तय क्रम के अनुसार, जो क्रम तय किया गया था आरबीआई रूल्स के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है। आमतौर पर सबसे पहले क्या, ब्याज, उसके बाद पेनल्टी, उसके बाद उसका मूलधन। एग्जाम्पल देखिए, राम ने बैंक में 15,000 जमा किए, ठीक है। उसने क्या किया था, मान लो 1,00,000 का लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट बना 20,000, ठीक है, पेनल्टी बनी 5,000। उसने सबसे पहले क्या किया, 15,000 जमा किया, ठीक है। 15,000 जमा किया तो उसमें क्या होगा, 15,000 पूरा क्या चला जाएगा, ब्याज में चला जाएगा, जबकि उसका फुल इंटरेस्ट कितना बना था, 20,000 बना था। उसका इंटरेस्ट 20,000 बना था और उसने 15,000 पेमेंट किया, 15,000 से पे किया, तो क्या होगा, जो 20,000 उसका ब्याज था, 20,000 ब्याज में उसने 15,000 जमा किया, तो उसको कुल बकाया कितना ब्याज बच गया, 5,000 और बकाया बच गया। मतलब जो राम था वो और 5,000 ब्याज भरेगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप है अपडेट लोन अकाउंट, ऋण खाता पर अपडेट करें। बैंक अपडेट द लोन अकाउंट बाय रिड्यूसिंग द ड्यू, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, प्रिंसिपल्स। बैंक लोन अकाउंट में एंट्री करता है और संबंधित ब्याज, पेनाल्टी, मूलधन को क्या करता है, क्रम देता है। उसने क्या किया, 20,000 उस पर ब्याज बना और उसने उसमें से 15,000 जमा किया, तो राम पर
कुल 5,000 ब्याज बकाया रह गया। यदि किसी ग्राहक पर 20,000 का ब्याज बकाया है और उसने क्या 15,000 जमा किया, तो वह पूरी राशि पहले ब्याज में समायोजित कर दी जाएगी और अब 5,000 जो शेष बचा है, अगर वो जो सेकंड उसे किस्त देता है, उसको सेकंड EMI पे करता है, तो वो 5,000 सबसे पहले क्रमायोजित में डाला जाएगा, उसके बाद ही उसकी जो पेनल्टी उसमें रीयूज किया जाएगा। फिफ्थ स्टेप है इसकी, बकाया और NPA स्थिति की पुनर्गणना करेंगे। आफ्टर एडजस्टमेंट बैंक recalculated the remaining outstanding and checks in NPA status continuous। समायोजन के बाद बैंक कई नई बकाया राशि निकालता है और देखता है कि अकाउंट अभी भी NPA में रहेगा या सुधार होगा। क्योंकि उसने 90 दिन तक कोई भी पेमेंट नहीं किया, कोई भी किस्त पे नहीं की थी, तो उसका अकाउंट 90 दिन बाद क्या NPA घोषित कर दिया गया था। पर रिकवरी के बाद उसने क्या किया, 15,000 किसको पे किया, बैंक को पे किया। तो 15,000 उसका जो क्रमायोजित जो उसका क्रम था उसके अनुसार उस 15,000 को किसमें ब्याज में एडजस्ट किया गया। 5,000 उस पर अभी भी बकाया था, तो क्या करेगी बैंक उसकी जो पुनर्गणना करेगी, किसकी, उसके बैंक के अकाउंट की। कि उसने 15,000 पे कर दिया है, तो अब उसका जो अकाउंट है उसको NPA घोषित रखा जाए या उसे वहाँ से निकाल दिया जाए। ठीक है, नया आउटस्टैंडिंग 1 लाख, ठीक है, उसका जो क्या था मूलधन था, 5,000 उस पर बकाया है और 5,000 क्या है उसकी पेनाल्टी है। ठीक है, 1 लाख उसका मूलधन जो उसने लिया था लोन, 5,000 उसका ब्याज जो उसने 20,000 में से 15,000 चुकाया था, 5,000 बच गया था और 5,000 उसकी पेनाल्टी। वैसे 1,10,000 उस पर क्या है अभी भी बाकी है। राम का खाता अभी भी NPA में ही रहेगा क्योंकि पूरा बकाया भी चुकाया नहीं गया है। जब तक पूरा लोन भरा नहीं जाएगा, पूरी किस्तें चुकाई नहीं जाएगी, तब तक उसका अकाउंट क्या रहेगा, NPA बना रहेगा। सिक्स्थ स्टेप है इसकी, रिपोर्ट टू RBI क्रेडिट ब्यूरो RBI। ठीक है, जो क्रेडिट है वो क्या होगा, ब्यूरो को रिपोर्ट करेगा। अपडेटेड रिकवरी डिटेल्स आर रिपोर्टेड टू RBI सिस्टम एंड क्रेडिट ब्यूरो लाइक सिविल। नई रिकवरी और बकाया को RBI और क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिविल को रिपोर्ट करता है। मतलब उसकी जो भी लोन दिया गया है, उसने जो भी किस्तें भरी है और उसको किस क्रमायोजन में शामिल किया गया है और कितना बकाया है, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, RBI एक क्रम में लिखेगा। उसके बाद उसके अकाउंट का क्या करना है, उसको NPA घोषित रखना है या उसे NPA से निकाल देना है, सारी चीज़ों को क्या करेगा वो सोचेगा, समझेगा और उसे बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बैंक बताता है कि राम ने 15,000 चुकाया है और नया बकाया कितना है, 1,10,000 है। मतलब 15,000 चुकाने के बाद उस पर कितना बचा है, 1,10,000 बचा है। ठीक है, ठीक है, तो ये था NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। जो एक बैंक जो लोन देता है किसी कस्टमर को और 90 दिन तक कोई कस्टमर उसकी EMI पे नहीं करता, उसकी कोई किस्त नहीं भरते, तो उसका अकाउंट क्या बन जाता है, एक नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। हमने उसमें देखे क्या, उसकी रिकवरी की समायोजन कि उस व्यक्ति से, उस कस्टमर से लोन रिकवर किया जाता है तो उसको किस क्रम में किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने NPA में देखा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।